ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में निदेशक डॉक्टर एन माथुर। नमस्कार। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग पिछले 1 साल से ज्यादा समय से कोविड और इससे जुड़ी समस्याओं पर रोजाना इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता तक जानकारी पहुंचा रहा है। डॉक्टर गुलेरिया और डॉक्टर माथुर अक्सर इस कार्यक्रम में आकर अपनी विशेष सलाह आम जनता को देते रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम में एक बार फिर ये दोनों विशेषज्ञ हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर माथुर, डॉक्टर गुलेरिया, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, आपकी कुछ जिज्ञासाएं हैं, कुछ प्रश्न हैं, कुछ सवाल हैं, कुछ संशय हैं, तो आप फोन कर सकते हैं 1800-115767 पर। यह नंबर टोल फ्री है। आप देश के किसी भी कोने से बिना किसी शुल्क के हमें सीधे फोन कर सकते हैं। इसके अलावा आप 23314444 के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। अगर इस नंबर पर फोन कर रहे हैं तो 011 लगाना न भूलें। डॉक्टर गुलेरिया, इस कार्यक्रम की शुरुआत हम आप ही से कर रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अब अगले महीने की 1 तारीख से 60 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों को कोविड का वैक्सीन देना शुरू किया जाएगा और इस चरण में 45 वर्ष से ऊपर के वो व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उन्हें भी कोविड का टीका दिया जाएगा। डॉक्टर साहब, हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि इसका प्रोसीजर क्या रहेगा। क्या इसके लिए भी कोविन सॉफ्टवेयर पर रजिस्टर करना होगा? धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप ऑल इंडिया रेडियो को कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि उनके 320 एपिसोड हुए हैं इस कार्यक्रम के। जी, धन्यवाद। और आपने जो सवाल पूछा वो जो है कि जो भी व्यक्ति 60 साल की उम्र, जिसकी उम्र ज्यादा हो या 45 साल से की उम्र ज्यादा हो और जिसको कोमॉर्बिडिटीज हो, वो कोविन ऐप के थ्रू भी अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और या देख सकते हैं कि उनका नाम ऑलरेडी उस ऐप में रजिस्टर्ड है या नहीं है। और रजिस्ट्रेशन होने के लिए वो अपना जो आइडेंटिटी कार्ड, फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, उसके साथ अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो हम कहते हैं टेक सेवी नहीं है, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं हो, तो वो जो वैक्सीनेशन साइट्स पे हैं वहां पे जाके अपने आप को वॉक इन करके अपने जो कागज हैं वो साथ ले जाएं, फोटो आई कार्ड साथ ले जाएं, तो वहां पर भी उनको रजिस्टर किया जाएगा। उनका पूरा डेटा जो है वो कोविन ऐप में अपलोड किया जाएगा और अगर उस दिन वॉक इन के लिए उनकी बारी आ सकती है तो उनको टीका तभी लगा दिया जाएगा या उनको फिर एक अपॉइंटमेंट दी जाएगी। जो बुजुर्ग लोग हैं जो गांव में रहते हैं, जिनके मुश्किल होगी आने के लिए, उसमें वॉलंटियर्स और वहां गांव में जो लोग हैं वो भी हेल्प करेंगे उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए और उनको वैक्सीन साइट पे लाने के लिए। इसका भी इंतजाम किया जा रहा है जिससे कोई भी टीकाकरण के इस पूरे अभियान में पीछे न रहे। जी, डॉक्टर गुलेरिया, इस अभियान में जो ये टीका होगा, ये क्या सिर्फ सरकारी केंद्रों पे लगेगा या प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी लगेगा? ये टीकाकरण दोनों जगह लगेगा, सरकारी केंद्र में भी लगेगा और प्राइवेट हॉस्पिटल में भी लगेगा। सरकारी हॉस्पिटल्स में ये मुफ्त लगाया जाएगा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स या प्राइवेट जो केंद्र है जहां पे लगेगा वहां पे थोड़ा सा इसके लिए शुल्क लगेगा, कॉस्टिंग होगी, लेकिन वो सरकार तय कर रही है कि इसमें बहुत ज्यादा खर्चा ना आए और बहुत महंगा ना हो। जैसे कोविड टेस्टिंग के लिए कैप दिया गया था कि इससे ज्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते, उसी तरह से वैक्सीन के लिए भी किया जाएगा। और आस्ता आस्ता इसको और भी खोला जाएगा, जिससे जैसे कोई फैक्ट्री है, इंडस्ट्री एरिया है जहां पे लोग काम करते हैं, उनके पास वहां पर भी जाके हेल्थ सेंटर पे भी टीका लगाया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो कवर हों और उनके घर के या फैक्ट्री के पास ही ये पूरा टीकाकरण का कार्य हो। जी, डॉक्टर गुलेरिया, जो व्यक्ति दृष्टिहीन, दिव्यांग व्यक्ति हैं, उनके लिए क्या खास सुविधा उपलब्ध कराई गई है? बिल्कुल, जो दिव्यांग हैं, जिनको और प्रॉब्लम है, जैसे चलने की मुश्किल हो या और तरह की मेंटली चैलेंज्ड भी जो लोग हैं, उनको भी प्रायोरिटी लिस्ट में रखा गया है और उनको भी टीका दिया जाएगा और पूरा ये इंतजाम किया जाएगा कि उनको भी टीका लगे और उनको कोई असुविधा ना हो। जी,
डॉक्टर माथुर, अब जैसा कि हम सब जानते हैं, जैसा कि गुलेरिया सर ने कहा कि 60 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों को और 45 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिड व्यक्तियों को टीकाकरण होगा, उनका टीकाकरण शुरू हो जाएगा। ऐसे में अस्पतालों में क्या कुछ विशेष तैयारियां की गई हैं, क्योंकि अब टीका लेने वालों की संख्या बढ़ सकती है? जी, तो हमारे वैक्सीनेशन साइट्स जो हैं उसके अंदर वो साइट्स इंक्रीज करने की बात हो रही है। जैसे कि एक अगर वैक्सीनेशन सेंटर पे 2 साइट्स हैं तो उससे बढ़ा के उसको 3 या 4 किया जाए, उसका आकलन दिया जा रहा है। और हो सकता है कि कहीं कहीं जहां पे गुंजाइश होगी वहां पे वैक्सीनेशन साइट्स एट द सेंटर बढ़ा दी जाएंगी। जी डॉक्टर माथुर, दूसरे डोज को लेकर लोगों में कैसा रिस्पांस रहा है? दूसरे डोज को लेके अभी तो हेल्थ केयर वर्कर्स को ही लगी है और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लग रही है। और अभी जिसमें दूसरी डोज जो आई है वो खाली हेल्थ केयर वर्कर्स की आई है, क्योंकि वो 16 जनवरी को उनको टीकाकरण शुरू हुआ था। तो उसमें रेस्पॉन्स अच्छा है। उसमें जितने भी लोगों का सेकेंड डोज ड्यू था वो लोग अपने टाइम पे या अब लगा रहे हैं। जी डॉक्टर गुलेरिया, आपको जब कोविड की पहली डोज लगी थी तब आप हमारे इस कार्यक्रम में आए थे। ऐसे में हम आपके माध्यम से जनता को बताना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि डोज को लेकर आपका रिस्पांस कैसा रहा था। मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरे को अब दोनों डोज लग चुके हैं और उस दूसरे डोज को भी लगे हुए हफ्ते से ज्यादा हो गया है और मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। और इसलिए मैं सब लोगों को ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा कि आप अफवाहों पे ना जाएं। वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, आप आगे आके वैक्सीन लगाएं, ये आपको वो प्रोटेक्ट करेगा। आपके लिए ये एक बहुत बड़ा ये वेपन है जिससे आप अपने आप को कोविड से बचा सकते हैं। क्योंकि हम ये बिल्कुल विश्वास के साथ कह सकते हैं कि अगर आप टीकाकरण करेंगे तो अगर आपको कोरोना हुआ भी तो आपको बहुत माइल्ड इन्फेक्शन होगी, सीरियस इन्फेक्शन नहीं होगी। हॉस्पिटलाइजेशन, आईसीयू एडमिशन या डेथ से आपकी पूरी तरह से प्रोटेक्शन हो पाएगी। इसलिए हम सब लोगों को यही कहते हैं कि आप आगे आए। और अब जैसे जैसे टीकाकरण खुल रहा है तो वो जो लोग हैं जिनको इस मोर्टेलिटी के ज्यादा चांसेस हैं, हॉस्पिटल आने के ज्यादा चांसेस हैं, जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं या जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, उनको बड़ी मात्रा में आगे आके जल्दी से जल्दी टीका लगाना चाहिए। क्योंकि हमारी स्थिति आज दुनिया के मुकाबले बहुत अच्छी है। हमारे केसेस भी कम है, हमारी केस फर्टिलिटी भी कम है, लेकिन हमने देखा है कि कई देशों में ये स्थिति बिगड़ भी सकती है। और एक रास्ता जो हमारे पास है जिससे हम अपने केसेस को कंट्रोल कर पाएं वो है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम टीका लगाएं, और जो स्पेशली जो हाई रिस्क ग्रुप हैं। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि कोई जो भी इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं वो फिक्र ना करें। मैं खुद बता रहा हूं कि मैं दोनों डोज लगा चुका हूं और मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। आप भी आगे आएं और टीका लगाएं। इस तरह से ये आप अपने आप को भी बचा पाएंगे और एक आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये है, क्योंकि जब समाज में ज्यादा लोग टीका लगाएंगे तो वायरस भी नहीं फैल पाएगा आगे, और इस तरह से हमारे केसेस भी कम। जी, इस बीच हमारे पहले श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं महाराष्ट्र के वर्धा से लीलाधर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या जानना चाहते हैं आप? सर, आप तीनों को भी मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। सर, मेरा एक सवाल है कि आजकल महाराष्ट्र या केरल में ज्यादातर कोरोना के ट्रेंड्स बढ़ रहे हैं और ग्रामीण एरिया के अंदर में देखा जाए तो वो तो लोग कई वीआईपी कल्चर में तो कई ऐसे जाते नहीं है, तो ग्रामीण भाग में भी उसका ट्रेंड बढ़ रहा है सर, तो ये तो चिंताजनक बात है। तो इसके लिए क्या किया जाए सर? डॉक्टर गुलेरिया, आपने बिल्कुल सही कहा कि महाराष्ट्र में, केरल में और कई और राज्य हैं जहां पे केसेस बढ़ रहे हैं, और इसलिए हमें 3-4 चीजें करना बहुत जरूरी है। पहली चीज तो ये है कि हमें जो हम कहते हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी रखना और हाथ धोना, ये कई क्षेत्रों में देखा गया है कि इसमें बहुत ज्यादा ढील हो गई है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि कोविड खत्म हो गया, कोरोना अब रहा नहीं भारत में, इसलिए इन चीजों की क्या जरूरत है। तो मैं ये फिर से कहना चाहूंगा कि ये बहुत जरूरी है। अभी तो कोरोना गया नहीं है, वो हमारे बीच में ही है, और इसलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बहुत जरूरी है। दूसरी बहुत जरूरी चीज ये है कि हम क्राउडेड एरियाज को अवॉइड करें। जहां पे भी भीड़ इकट्ठी होती है वहां पर अगर एक भी व्यक्ति है जिसको कोविड है
उसको हो सकता है पता भी नहीं है कि मुझे कोरोना है, क्योंकि हम जानते हैं कि काफी लोग एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनको कोई भी लक्षण नहीं होते। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है और वो सुपर स्प्रेडर है तो वो एक भीड़ के इलाके में कई लोगों को इन्फेक्शन कर सकता है और वहां पे एकदम केसेस बढ़ सकते हैं, जैसे हम कई क्षेत्रों में देख रहे हैं। और तीसरी चीज यही है कि जैसे जैसे वैक्सीन अब शुरू होगी तो इन क्षेत्र में लोगों को ज्यादा मात्रा में आके वैक्सीन लगानी चाहिए, जिससे वो इन्फेक्शन को आगे ना फैलने दें और केसेस को कम कर पाएं। तो हमें ये तीनों चीजें करनी चाहिए और ये जरूरी है कि जहां जहां पे केसेस ज्यादा हो रहे हैं वहां पे ये हम इसका पूरी तरह से पालन करें और अपनी तरफ से जैसे हमने पहले किया था कि हम टेस्टिंग करें, ट्रैकिंग करें और आइसोलेशन करें। जो भी पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बहुत एग्रेसिवली करें। जो जिन के संपर्क में वो आए हैं उनकी टेस्टिंग करें और अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो उनको आइसोलेट करें, उस एरिया को कंटेन करें जिससे बीमारी वहां से आगे ना फैले और वहीं पे हम उसको रोक पाएं। जी, आइए अब उत्तर प्रदेश के बिजनौर चलते हैं। वहां से मोहम्मद अल्ताफ अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। मोहम्मद अल्ताफ, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं? जी सर, मैं जानना चाहूंगा, अगर आदमी सफर करता है और सफर में सर मास्क पहना हुआ है लेकिन सामने वाले ने मास्क नहीं पहना हुआ है जी, और 2 गज की दूरी भी नहीं बन पा रही सर, इसमें कोरोना खतरा है कि सर? जी, डॉक्टर माथुर, इस सवाल का जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आइडियल सिचुएशन ये है कि दोनों ही जने मास्क पहने हों और अगर कोई आपके साथ जो ट्रेवल कर रहा है वो मास्क नहीं पहना हुआ है तो आप उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि आप मास्क पहनिए। अगर वो उसके बाद भी अगर सिचुएशन ऐसी है कि वो मास्क नहीं पहन रहे हैं बाकी आसपास के लोग, तो अगर आप मास्क पहने हुए हैं तो प्रोटेक्शन आपको है। आप अपना मास्क कम से कम बहुत अच्छी तरीके से लगाएं, उसमें बिल्कुल भी ढील ना हो, तरीके से स्पेस पे लगा हो और आप उसको बिल्कुल भी ना उतारें जब आप ऐसे लोगों के साथ हैं जो कि मास्क नहीं पहने हुए हैं। और अपनी तरफ से कोशिश करें कि 2 गज की दूरी बनी रहे। जी, डॉक्टर, एक व्यक्ति ने मास्क लगा रखा है, दूसरे व्यक्ति ने मास्क नहीं लगाया हुआ और सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं है, ऐसे में खतरा कितना ज्यादा है? तो खतरा तो डेफिनेटली अगर दोनों जने मास्क लगाएंगे तो खतरा सबसे कम है और अगर एक जना मास्क नहीं लगा रखा है तो खतरा बढ़ जाता है, लेकिन उससे बेटर है कि दोनों ही जने मास्क नहीं लगाए हों। जी, डॉक्टर गुलेरिया, 7 राज्यों में कोविड के दैनिक मामलों में तेजी आई है, महाराष्ट्र, केरल, पंजाब, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? इसके मुख्य कारण कई हो सकते हैं। एक तो जैसे हमने कहा कि भारत में कई हिस्से ऐसे हैं जहां पे हमें पता है कि अभी भी लोगों में इम्यूनिटी नहीं है। अगर हम सीरो सर्वेलेंस का डेटा देखें जो आईसीएमआर से आया था जी, उसमें यही आया था कि 20 से 21% ही लोगों में अभी एंटीबॉडीज बने हैं। इसलिए इसका यही मतलब है कि हमारे देश में बहुत ज्यादा ऐसी संख्या है जिनको अभी कोविड नहीं हुआ और वो उनको इन्फेक्शन हो सकता है, वो ससेप्टेबल पॉपुलेशन है। इसके साथ साथ अगर हम ये देखें कि हमारे यहाँ पे हमने, जैसे मैंने पहले कहा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर बिल्कुल छोड़ दिया है, तो हम वायरस को एक मौका दे रहे हैं कि वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैले। हमें ये समझना चाहिए कि कोविड जो है वो ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड होता है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ही फैलता है। ये डेंगू की तरह नहीं है कि मच्छरों के माध्यम से फैलता है। इसलिए अगर हम मास्क नहीं लगाते, 2 गज की दूरी नहीं रखते, तो हम वायरस को फैलने का एक मौका दे रहे हैं। और हम ये देख रहे हैं कि अब तो लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं, मास्क भी नहीं लगाते हैं, इकट्ठे बैठ रहे हैं, तो वैक्सीन जो वायरस है उसको फैलने का एक मौका मिल रहा है जी। और क्राउड जैसे इकट्ठे हो जाए तो वहां पे एकदम जो वायरस है वो कई लोगों में फैल सकता है। और यही कई क्षेत्रों में देखा जा रहा है कि एकदम वहां पे केसेस थोड़ा स्पाइक बढ़ने लगा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि थोड़ा सा वायरस भी चेंज हो रहा है तो उसके कारण भी हो सकता है, लेकिन अभी तक इसमें कोई क्लियर कट डेटा आईसीएमआर से आया नहीं है। इस पे अभी भी जांच चल रही है कि कोई नया वेरिएंट तो नहीं है जिसके कारण इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है। इस पे लेकिन अगर हम सारी चीजों का देखें तो हमें जो हम पहले काम कर रहे थे उसी को हमें और एग्रेसिवली करना है, तभी हम अपने केसेस को कम कर पाएंगे और आगे बढ़ने नहीं देंगे। इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। इस पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से मोहम्मद वजीर अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। मोहम्मद वजीर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद सर। मैं ये जान रहा था सर, दिल्ली में मार्केट में मेरा दुकान है, वहाँ पे मैंने देखा वहाँ पे कोरोना चेक होती है, वहाँ पे केंद्र बना हुआ है। तो मैं अभी भी कितने लोगों को मैंने देखा है कि अगर मास्क आते हैं तो वहाँ वॉलंटियर पकड़ लेते हैं, उसे जांच कराई जाती है। सर हमने 1 साल से यही कह रहे हैं कि मास्क लगाएंगे तो हम बचेंगे। सर ऐसे लोग क्यों नहीं मान रहे हैं कि जो कि वैक्सीन इंतजार में हम वैक्सीन लगा लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, वैक्सीन लगाने के बाद भी तो हमें मास्क पहनना है। तो ऐसे लोगों को आदत अभी तक नहीं लगी है क्या मास्क पहनने की? डॉक्टर माथुर, हम आपसे इस सवाल के बारे में जानना चाहेंगे कि क्या लोग अभी भी कोविड बिहेवियर को नहीं समझ पा रहे हैं, जबकि स्थिति बहुत चिंताजनक हो गई थी बीच में एक बार? जी बिल्कुल, बीच में सिचुएशन बेटर थी, लोग काफी मास्क लगा रहे थे। अभी कुछ हाल में लेटली ये देखा गया है कि लोग थोड़े से लैक्स हो गए हैं, तो ये बिल्कुल भी नहीं होना है। ये बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि मास्क तो लगा के रखना है, और उसके लिए जो भी मेजर्स लेने सरकार भी लेती है, फाइन्स भी करती है। आपने देखा होगा कि गाड़ी में अगर मास्क पहने बगैर कोई चल रहा है तो उसके फाइन हो रहे हैं। लेकिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइन तो एक अलग चीज है, लेकिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे हैव टू बी फॉलोइंग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। और जब वैक्सीन आज उनका टर्न आए तो जरूर वैक्सीन लगाए। जैसे डॉक्टर गुलेरिया ने अभी बताया, उन्होंने वैक्सीन लगाई और वैक्सीन से बिल्कुल भी ना डरे। मैंने भी फर्स्ट डे को 16 जनवरी एंड 13 फरवरी को वैक्सीन फर्स्ट एंड सेकेंड डोज लगाया और हमें कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ। इसलिए वैक्सीन जब भी उनका नंबर आए तो वैक्सीन जरूर लगाए। डॉक्टर माथुर, कुछ लोग ये मान रहे हैं कि वैक्सीन की पहली डोज लग गई, दूसरी डोज लग गई, एंटीबॉडीज डेवलप हो गए, अब मुझे मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। क्या ये सही है? जी नहीं, मास्क तो अभी पहनना पड़ेगा। मास्क कम लगाना है और कब उतारना है, या कब कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर्स में थोड़ी लैक्सिटी आनी है, ये सरकार तय करेगी। और वो विशेषज्ञों के साथ बैठ के ये तब डिसीजन लिया जाएगा। अभी हम बहुत दूर हैं उस चीज से। अभी तो हम लोगों को मास्क लगाना ही पड़ेगा, चाहे हमने वैक्सीनेशन करा भी लिया हो तब भी उसके बावजूद। जी, आइए पंजाब के पटियाला का रुख करते हैं, जहां से जया जी अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ चुकी हैं। जया जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार नवीन सर, नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो डॉक्टर रेड्डीज का स्पुतनिक 5 वैक्सीन आया है, ये कोविशील्ड और कोवैक्सीन से कैसे डिफर करता है? थैंक यू। डॉक्टर गुलेरिया। हाँ जी, स्पुतनिक 5 का जो डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी ने जो वैक्सीन है उसको अब इमरजेंसी ऑथराइजेशन के लिए भी डीसीजीआई के यहाँ सबमिट किया है। ये भी एक वैक्सीन ही है। जो वैक्सीन को अगर हम देखें तो वैक्सीन हमारे बॉडी में आपकी एंटीबॉडीज बनाता है जो हमें कोरोना वायरस से प्रोटेक्शन देता है। तो ये वाला जो प्लेटफॉर्म है ये उसी टाइप का प्लेटफॉर्म है जो कोविशील्ड का है, पर इसमें दूसरे टाइप का एक वेक्टर यूज किया गया है जो कोविशील्ड में अलग यूज किया गया था। लेकिन वही प्लेटफॉर्म है, और एंटीजन जो एंटीबॉडीज बनाता है वो स्पाइक प्रोटीन का एंटीजन लेके इस वैक्सीन को दिया गया है। तो वैक्सीन का जो है, जो हम वैक्सीन में हम 3 चीजें देखते हैं कि एंटीजन क्या है, उसका प्लेटफॉर्म क्या है और उसका रूट क्या है और कितनी दफा उसको डोज देना पड़ेगा। जैसे एक नई वैक्सीन जॉनसन एंड जॉनसन की अब एफडीए ने अप्रूव किया जिसपे एक ही टीका लगने की जरूरत है, लेकिन ज्यादातर जो वैक्सीन है उनको 2 टीके की जरूरत है और वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है। जी। स्पुतनिक और कोविशील्ड का प्लेटफॉर्म एक जैसा है, लेकिन वैक्सीन की जो एक्शन है वो सिमिलर है। चाहे हम कोवैक्सीन की बात करें, कोविशील्ड की बात करें या स्पुतनिक की बात करें, वो शरीर के अंदर जाके हमारे बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं कि हम एंटीबॉडीज बनाएं, और वो एंटीबॉडीज जब हमारे शरीर में बन जाती हैं तो वो फिर कोविड इन्फेक्शन से हमें प्रोटेक्शन देती है। डॉक्टर, जो डेटा भी आ रहा है, कह रहे जॉनसन एंड जॉनसन ने की जो वैक्सीन है वो लगभग 66% कामयाब है, और कोवैक्सीन और कोविशील्ड है वो 97% कामयाब है। तो इसमें क्या अंतर है? इसमें हमें जाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो हम परसेंटेज ऑफ एफिकेसी देखते हैं, चाहे हम कहें 90% है, 80% है या 70% है, ये ट्रायल पे डिपेंडेंट है। कि हमारे जो फील्ड स्टडी में हमने ट्रायल किया उसमें जो 2 भाग में हमने डिवाइड किया कि एक भाग को वैक्सीन दिया, दूसरे भाग को वैक्सीन नहीं दिया, और फिर फॉलोअप करके देखा कि दोनों में कितनों को कोविड हुआ है। और मान लो अगर
100 लोग थे जिनको कोविड हुआ और एक जिनको वैक्सीन नहीं दिया उसमें 7 लोगों को हुआ और दूसरे में 3 लोगों को हुआ, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी वैक्सीन 97% एफिकेशियस है। लेकिन ये फील्ड एरिया में हुआ है, इसलिए हमें जो है इस कैलकुलेशन पे नहीं जाना चाहिए। अगर वैक्सीन रेगुलेटरी अथॉरिटी ने अप्रूव की है और उसकी एफिकेसी अच्छी है तो लगभग सारी वैक्सीन हमें उतनी ही प्रोटेक्शन देंगी, और इसलिए एफिकेसी के अलावा हम इफेक्टिवनेस देखते हैं जो उसके ट्रायल के बाद देखी जाती है, और लगभग सारी वैक्सीन जो है वो मोर और लेस इक्वली इफेक्टिव है। जी, राजस्थान के भरतपुर से सत्तार खान अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। सत्तार खान जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, आपको भी नमस्कार, साहब को भी नमस्कार सर। नमस्कार, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल ये है कि ये जो कोरोना वायरस है सर, ये चाइना के वुहान शहर से फैला है, क्या वैज्ञानिकों को ये बात हाथ लगी है सर, ये किस चीज से कोरोना वायरस फैला है सर? डॉक्टर गुलेरिया, ये सवाल भी आप इससे जुड़ा हुआ है। हाँ, ये जो वायरस है, हम कोरोना वायरस जो है, ये जो कोविड-19 है, ये वायरस जो है ये आया तो बैट से है, जो हम कहते हैं जानवरों से वायरस कई दफा आता है जो स्पीशीज जंप कर लेता है, यानी कि एनिमल से ह्यूमंस में आ जाता है। और कई वायरसेस ऐसे हैं, जैसे हमने पहले देखा था एक और पैंडेमिक हुआ था इन्फ्लुएंजा का, जिसको हम स्वाइन फ्लू कहते हैं, वो भी जानवरों से जंप करके ह्यूमंस में आया था। ये जो है ये बैट से जो है चमगादड़ जो है उससे जंप करके ये ह्यूमंस में आया है। लेकिन जब वायरस एक किसी एनिमल से या किसी बैट से ह्यूमंस में आते हैं तो एक और चीज बहुत जरूरी होती है कि वायरस जो है वो चेंज अपने आप को करे और ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड कर पाए। जी। तो कोरोना वायरस था, उसने ये दोनों चीजें की। वो एक नया वायरस था जो ह्यूमंस में कभी पहले नहीं आया था, इसलिए हमें किसी को इम्यूनिटी नहीं थी और इसलिए सबको इतनी जल्दी इन्फेक्शन हुआ। जी। दूसरा, इस वायरस में ये क्षमता थी कि वो जल्दी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता था। कई वायरसेस ऐसे आते हैं, जैसे हम एक और वायरस की बात करते हैं जो हम अभी भी कई दफा देखते हैं, जिसको हम बर्ड फ्लू कहते हैं। वो वायरस बर्ड्स में होता है, माइग्रेटरी बर्ड्स में भी देखा जाता है, चिकन में भी देखा जाता है, लेकिन वो वायरस जो है ह्यूमंस में नहीं फैल पाता, इसलिए ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड नहीं हो पाती, इसलिए उस वायरस से पैंडेमिक नहीं होता। लेकिन जो कोरोना वायरस है, जो कोविड-19 है, इस वायरस ने अपने आप को इस तरह से बदला कि वो एक नया वायरस भी बना और उसने ऐसी क्षमता अपने आप में प्राप्त की कि एक इंसान से दूसरे इंसान में जल्दी से फैलना शुरू हुआ और वुहान से लेके वो सारी दुनिया में एकदम फैल गया। जी, आइए अब रतलेश जी को सुनते हैं, क्या सवाल है उनका। दिल्ली से हमसे जुड़ चुके हैं। रतलेश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं आप? सर मेरा 2 प्रश्न है सर। एक प्रश्न ये है सर कि जो कोविड वैक्सीन है सर, वो आम जनता के लिए कितना दिन में अवेलेबल हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होने में टाइम लगेगा? और दूसरा सवाल ये है सर मेरा कि जो वैक्सीन लगाने के बाद हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? थैंक यू सर। डॉक्टर बाथुर, हम दूसरे सवाल से शुरुआत करते हैं। वैक्सीन लगाने के बाद हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, रतलेश जानना चाहते हैं। तो वैक्सीन लगाने के बाद कोई खास सावधानी नहीं है। आपको आधे घंटे के लिए ऑब्जर्व किया जाएगा जब भी किसी को वैक्सीन लगाई जाएगी, इसलिए ऑब्जर्वेशन बूथ्स बनाए गए हैं। हर एक वैक्सीनेशन सेंटर पे चेयर्स हैं और जहाँ ऑब्जर्वेशन चेयर्स हैं, जहाँ पे आधे घंटे के लिए आपको मॉनिटर किया जाता है कि कोई अगर आपको कोई उस वक्त रिएक्शन हो तो आप बताएं। और फिर आपको एक प्रोफॉर्मा भी दिया जाता है और बताया जाता है कि आप 7 दिन तक उसमें कोई भी आपको कोई रिएक्शन हो तो उसमें कंडीशंस लिखी हुई हैं, उसको आप टिक कर सकते हैं। और उसको फोन नंबर भी है, तो या तो फोन से बता सकते हैं या फिर वो जो प्रोफॉर्मा आपको दिया गया है वो नेक्स्ट टाइम जब सेकंड डोज के लिए आएंगे तो वो आप बूथ पे आपको देना होता है। तो इस तरीके से ये मॉनिटर किया जाता है वैक्सीन का कोई भी रिएक्शन, एडवर्स रिएक्शन। बट एज सच कोई खास पेशेंट जो बेनिफिशियरी है उसको कोई खास सावधानी बरतने की कोई खास जरूरत नहीं है। जी। डॉक्टर, पहले और दूसरे डोजेस के बाद क्या आपके हॉस्पिटल में ऐसे कोई केसेस आए हैं जो कहें कि हमें किसी तरह का साइड इफेक्ट या रिएक्शन हुआ है?
बहुत माइल्ड साइड इफेक्ट्स हुए हैं साइड पे पेन जहाँ पे इंजेक्शन लगा है, या फिर थोड़ा सा जिसको कहते हैं बदन में दर्द या मेलेज, और कुछ को बहुत माइल्ड सा कोई फीवर एक दिन के लिए, बट अदर देन दैट कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं होते हैं। जी डॉक्टर माथुर, कोरोना का वैक्सीन देने के बाद, इसका टीका लगने के बाद क्या किसी तरह का कोई सर्टिफिकेट भी इशू होता है? जी बिल्कुल, पहली वैक्सीन के बाद भी और सेकेंड वैक्सीन के बाद भी आपको पार्शियल वैक्सीनेटेड एंड फुल्ली वैक्सीनेटेड का आप सर्टिफिकेट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जो एक आपको मैसेज आता है उसके अंदर अगर आप वो उसको प्रेस करेंगे तो यू कैन गो टू द कोविन ऐप और उसमें से आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाता है। जी डॉक्टर गुलेरिया, पहला सवाल लेते हैं, कोविड वैक्सीन आम जनता के लिए कब तक उपलब्ध हो जाएगा? तो अभी तक जो है वैक्सीन जो है वो जो हाई रिस्क ग्रुप हैं, जैसे हमने शुरू में कहा कि 60 साल से ज्यादा जिनकी उम्र है या 45 साल से ज्यादा है और उनको कोमॉर्बिडिटीज है, उनको दिया जाएगा। क्योंकि अभी हम अगर देखें तो हमारे पास जो वैक्सीन है उसका सप्लाई और डिमांड बैलेंस होना चाहिए। जी डिमांड अभी काफी है, सप्लाई जो है वो अभी हमें क्लियर नहीं है कितना होगा, क्योंकि 2 डोजेज लगने हैं और हमारी देश की जनता भी ज्यादा है। हमें पहले ही अगर हम चरण में फेज 1 की बात करें और 2 डोजेज की बात करें तो हमें करीब 60 करोड़ डोजेज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 30 करोड़ लोगों को अगर वैक्सीनेट करना है और 2 दफा करना है तो 60 करोड़ डोजेज की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये हो सकता है कि अगले कुछ महीनों में ऐसी स्थिति हो, क्योंकि कई और वैक्सीन भी मार्केट में आएंगी, जाइडस की भी हैं, डॉक्टर रेड्डीज की भी हैं, कि हमारी कैपेसिटी और डिमांड एक दूसरे को मिलना शुरू हो जाए, कि जितनी हमें डिमांड है उतनी ही हमारे पास कैपेसिटी हो, और तब ऐसी स्थिति आ सकती है कि वैक्सीन जो है वो मार्केट में हर सारों के लिए अवेलेबल हो, जो भी लगाना चाहे वो आगे आके अपनी वैक्सीन लगा सकता है। और अब इस कार्यक्रम में हम डॉक्टर अपने अंतिम श्रोता को जोड़ रहे हैं, काफी देर से लाइन पर हैं, ओडिशा से हरीश चंद्र। हरीश जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सर नमस्ते। सर सक्सेना जी नमस्ते। मेरा जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं? गुलेरिया साहब और माथुर साहब को भी मेरा नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं बोल रहा हूँ कि जो 45 साल से ज्यादा उम्र वालों को किस प्रकार बीमारी होने से ये टीका लगेगी या किसको नहीं लगेगी? डॉक्टर माथुर ये जानना चाहते हैं कि 45 साल से ऐसे उम्र के ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें ये टीका लगेगा? जी, तो 45 साल से ज्यादा के व्यक्ति जिनको भी कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं उनको ये टीका लगेगा, और चाहे उनको डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है या कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, मे बी दे आर सफरिंग फ्रॉम सम मेंटल illness or they are handicapped. So, जो भी any comorbid conditions will qualify for preferential vaccination. जी डॉक्टर गुलेरिया, वक्त हमारे पास अब कम है, डॉक्टर माथुर भी वक्त हमारे पास बहुत कम है। डॉक्टर गुलेरिया, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या सिर्फ कोविन ऐप के थ्रू ही हम अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं या आरोग्य सेतु के माध्यम से भी हम अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं? तो ये कदम लिया जा रहा है और ये उम्मीद की जा रही है कि 1 मार्च से ये भी हो जाएगा कि हम कोविन ऐप और आरोग्य सेतु दोनों से ही हम अपने आप को रजिस्टर कर पाएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग अपने आप को रजिस्टर कर पाएं। और अगर आप इस माध्यम से रजिस्टर नहीं कर सकते तो आप वैक्सीनेशन साइट में जाके अपना जो फोटो आई कार्ड लेके अगर पहुंचेंगे तो वहां पे भी आपको ऑटोमेटिकली वो रजिस्टर कर लेंगे। अगर आपके पास ऐप नहीं है या के फोन में वो सुविधा नहीं है तो तब भी वो ये किया जा सकता है। डॉक्टर गुलेरिया और डॉक्टर माथुर, इस कार्यक्रम में हमसे बात करने के लिए और अपनी विशेषज्ञ राय हमारे साथ साझा करने के लिए आप दोनों डॉक्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल 9:30 पर आपसे फिर हम मुलाकात करेंगे, फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे एम्स दिल्ली के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया
और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में निदेशक डॉक्टर N माथुर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।